ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। जो लोग मिथ्या विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और सत्य को जानते तथा बोलने का पर्यटन करते हैं, वही अच्छे जीवन के निर्माता माने जाते हैं। किसने कहा है? जॉन गाल्सवर्दी ने ये बात कही है। शिक्षा के साथ अब कौशल का दौर। और आप देख रहे हैं कि आप लोग सुनते होंगे ना कि पीएचडी करने वाला ग्रेड 4 की नौकरी ढूंढ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहती है। और कौशलता बहुत जरूरी है, स्किल बहुत जरूरी है आज के समय में। समय की गति बहुत तेज है और इस बदलाव के साथ ही जीने और काम करने के तरीके भी पूरी तरह बदल चुके हैं। बहुत समय से समाज में यह बात गहराई से बैठी हुई थी कि अगर जीवन में सफल होना है तो एक बड़ी डिग्री का होना सबसे जरूरी है। मगर अब चारों तरफ यह चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में सिर्फ डिग्री पाना ही काफी नहीं होगा, कौशल विकास का पैमाना अहम होगा। और ऐसे में क्या डिग्री की प्रासंगिकता का सवाल उन करोड़ों छात्रों अभिभावकों के लिए उठ खड़ा हुआ जो अपनी मेहनत की कमाई और जीवन की कीमती समय एक डिग्री हासिल करने में लगा देते हैं। पहले यह माना जाता था कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद जो प्रमाण पत्र मिलता है वही उज्जवल भविष्य की एकमात्र चाबी है, लेकिन अब वह चाबी अपनी चमक खो रही है। दुनिया उस दिशा में आगे बढ़ रही है जहां इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि किसी को काम क्या आता है, वह कितनी कुशलता से उसे पूरा कर सकता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में हाल ही में जो बड़े बदलाव किए गए, उनका मुख्य उद्देश्य भी इसी पुरानी सोच को बदलना है। पुराने समय की पढ़ाई ऐसी थी जैसे सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की जा रही हो, और इसे अक्सर मैकाले की शिक्षा पद्धति कहा जाता था, जिसका काम केवल सरकारी और निजी दफ्तरों के लिए एक जैसे कर्मचारी तैयार करना था। और उस व्यवस्था में छात्रों की अपनी रुचि और उनकी छिपी हुई प्रतिभा के लिए बहुत कम जगह थी। मगर अब सोच पूरी तरह बदल रही है। शिक्षा मंत्री ने भी हाल में कहा कि अब देश को केवल डिग्री बांटने वाले संस्थानों को ही नहीं बल्कि हुनर भी सिखाने वाले केंद्रों की जरूरत है। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां नौकरी देते समय कॉलेज का नाम या डिग्री का साल नहीं पूछती, बल्कि यह देखती हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनकी चुनौतियों को सुलझाने की क्षमता रखता है या नहीं। अब एक हुनरमंद व्यक्ति जिसके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, वह भी अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकता है। पहले अगर कोई छात्र कॉलेज की पढ़ाई किसी मजबूरी के कारण बीच में छोड़ देता था तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता था और उसके पिछले साल भी कोई पूरी तरह बेकार चले जाते थे। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि छात्र का एक भी दिन बेकार नहीं जाएगा। आप जहां से शिक्षा छोड़ते हैं वहीं से आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। नई शिक्षा नीति को आपने पढ़ा है। अब अगर कोई 1 साल पढ़ाई करके छोड़ता है तो उसे प्रमाण पत्र मिलेगा, अगर 2 साल बाद छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। यह बड़ी राहत की बात है। यह इस बात की स्वीकृति है कि सीखना कभी बेकार नहीं जाता और इंसान का हर अनुभव उसकी एक अलग योग्यता है। और इससे छात्रों पर मानसिक दबाव काफी कम हुआ है कि उन्हें हर हाल में लगातार 3 या 4 वर्ष तक की एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई पूरी करनी ही है। और अब वे अपनी जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं और जब भी चाहें वापस आकर अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां हर वर्ष लाखों युवा अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और वहां सभी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए अब कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों में 6ठी कक्षा से ही बच्चों को ऐसी चीजें सिखाई जा रही हैं जो उन्हें कामकाज के लिए तैयार करती हैं, चाहे वह कंप्यूटर कोडिंग हो या बिजली का काम हो, बढ़ई का काम हो या कोई और हस्तशिल्प। अब इन सबको पढ़ाई का जरूरी हिस्सा माना जा रहा है। पहले इन कामों को छोटा समझा जाता था, लेकिन अब यह समझ विकसित हो रही है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की विशेषज्ञता और उसमें हासिल की गई महारत मायने रखती है। ऐसे में एक अच्छा मैकेनिक या कलाकार किसी औसत डिग्रीधारी से कहीं ज्यादा बेहतर जीवन जी सकता है। यानी शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास अब समय की मांग और जरूरत बनता जा रहा है। कृत्रिम मेधा एआई के आने से डिग्रियों का मोल और भी कम हुआ है। जो काम पहले लोग बरसों किताबी पढ़ाई के बाद करते थे, वह अब कंप्यूटर और मशीन कुछ ही सेकंड में और कहीं ज्यादा सटीकता से कर लेती हैं। ऐसे में वह सब सीखना अब और भी जरूरी हो गया जो मशीनें कभी नहीं कर सकती हैं, जैसे कि नई मौलिक सोच, दूसरों की भावनाओं को समझना, टीम के साथ मिलकर काम करना और मुश्किल हालातों में सही फैसला लेना।
ये ऐसे मानवीय खूबियां हैं जिन्हें किसी किताब को रट कर या कोई परीक्षा पास करके हासिल नहीं किया जा सकता है। इन्हें सीखने के लिए निरंतर अनुभव, गलतियों से सबक लेने की इच्छा और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। इसलिए भविष्य की शिक्षा में अब क्या पढ़ना है क्या के बजाय सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर किसी को पूरी जिंदगी एक सक्रिय छात्र बने रहना होगा, क्योंकि जो तकनीक आज नहीं नई है वह कल पुरानी हो जाएगी। पुरानी डिग्री की ताकत केवल शिक्षण संस्थान तक ही थी, लेकिन हुनर की ताकत पूरी जिंदगी साथ रहती है। एक बहुत अच्छी डिग्री वाला व्यक्ति भी कभी कभी जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाता है और बेरोजगार बैठा रहता है, जबकि अब एक हुनरमंद व्यक्ति अपना छोटा सा काम शुरू करके भी सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। और इससे समाज की वह पुरानी सोच टूट रही है जो केवल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस बनने को ही सफल जीवन का पैमाना मानती थी। यह एक पहलू यह भी है कि आने वाले समय में कंपनियां डिग्री के बजाय वह काम दिखाने के लिए कहेंगी जो वास्तव में पहले किया। उदाहरण के लिए अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है तो उसकी डिग्री से ज्यादा यह देखा जाएगा कि उसने अब तक कौन कौन से डिजाइन बनाए हैं। यानी जो सच में काबिल होगा अब वही आगे बढ़ पाएगा, और समय के हिसाब से जो अपने आप को परिवर्तित कर पाएगा, समय के हिसाब से वही आगे बढ़ पाएगा। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए वरदान है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बड़े कॉलेजों की फीस नहीं भर सकते, लेकिन जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा। बहरहाल डिग्री पूरी तरह से गायब तो नहीं होगी, लेकिन उसका पुराना स्वरूप जरूर खत्म हो जाएगा। अब केवल करियर की शुरुआत का एक छोटा सा रास्ता बनकर रह जाएगी, मंजिल नहीं। असली पहचान हमेशा उस काम से होगी जो कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और कौशल से जमीन पर करके दिखाएगा। आने वाले सुनहरा समय उन लोगों का है जो खुद को समय के साथ बदलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और जो कभी यह नहीं सोचते कि उनकी पढ़ाई और सीखने का समय खत्म हो गया। कागजों के भारी बोझ को अब कंधों से उतारकर हुनर के पंख फैलाने के सही वक्त आ गया है। शिक्षा का असली और एकमात्र अर्थ भी यही है कि वह इंसान को आत्मनिर्भर, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। आप लोगों की राय मायने भी रखती है। संकल्प की महत्ता। संकल्प अंतर्मन में उत्पन्न होने वाली एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने और साथ ही दुस्साध्य लक्ष्य को भी भेदने में समर्थ होती है। दरअसल संकल्प हमारे मन मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था है जिसमें हमारा मन चरम उत्साह के साथ साथ अथक परिश्रम और पर्यटन के भाव से ओतप्रोत रहता है। ये विशिष्ट भाव अंतर्मन को तीव्र गति प्रदान करते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा अंतर्मन शरीर को त्वरित प्रयास के लिए निर्दिष्ट करते हुए लक्ष्य को साधन को सफल बनाता है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता, मार्ग की कठिनता एवं संसाधनों की सीमा, ये सभी प्रतिकूल कारक संकल्प की शक्ति के आगे प्रभावहीन हो जाते हैं। संकल्प हमारे भीतर लक्ष्य के प्रति एक सशक्त प्रतिबद्धता का उदय करता है और उस दशा में हम समस्त बाधाओं को दरकिनार करते हुए निरंतर आगे की ओर उन्मुख होते हैं। और संकल्प सही अर्थों में एक ऐसा मानसिक अनुबंध है जो मनुष्य स्वयं से करता है। जब कोई व्यक्ति संकल्प लेता है तो वह केवल विचार ही नहीं करता बल्कि अपने विचारों, कर्मों और समय को एक दिशा में केंद्रित करते हुए अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। और संकल्प से ही विचार कर्म में और कर्म उपलब्धि में रूपांतरित होता है। और बिना आप देखे संकल्प के जीवन दिशाहीन हो जाता है और दिशाहीनता असफलता को जन्म देती है। और संकल्प जीवन को एक निश्चित उद्देश्य प्रदान करते हुए उसमें सार्थकता का समावेश करता है। आज के परिवेश में जब विकल्पों की भरमार है और विशेष बात यह है कि ध्यान को विचलित करने वाले कारक प्रत्येक स्थान एवं परिस्थिति में उपस्थित हैं, संकल्प का महत्व विशिष्ट हो जाता है। और आमतौर पर मनुष्य स्वप्न तो बहुत देखता है लेकिन उन्हें साकार करने के लिए प्रयत्न और कर्म करने में सर्वथा असफल रहता है। यही वजह है कि मनुष्य निराशा से घिर जाता है। दरअसल समस्या सामर्थ्य की नहीं, संकल्प के अभाव की होती है। दृढ़ संकल्प साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है। भारतीय संस्कृति में संकल्प को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे शास्त्रों में संकल्प शक्ति का ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना गया है। जब व्यक्ति किसी व्रत को धारण करता है तब वह अपने मन को नियंत्रित करते हुए पूरी तरह लक्ष्य पर केंद्रित करता है। यही कारण है कि महापुरुषों, मुनियों एवं साधकों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प से बिना विचलित हुए समाज को नई दिशा प्रदान की है। और संकल्पशीलता के अनेक उदाहरण इतिहास में के महासागर में विद्यमान है। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का संकल्प, भगत सिंह की स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संकल्प
भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का संकल्प इन सभी ने न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाया बल्कि संपूर्ण राष्ट्र को दिशा दी। संकल्प व्यक्ति के चरित्र को भी निर्मित करता है। संकल्प पर अड़िग व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है। उसे अपने कर्म एवं निर्णयों पर पूरा विश्वास होता है। वह असफलताओं से भय से लेस मात्र ही भी घबराता नहीं है। असफलता उसके लिए अंत नहीं बल्कि एक शिक्षा और नई शुरुआत होती है। संकल्पशील व्यक्ति इस असफलता मिलने पर भी कहीं अधिक दृढ़ता से उठता है और इसके विपरीत क्षीण संकल्प वाला व्यक्ति छोटी सी बाधा आने पर ही निराश हो जाता है और पर्यटन को त्याग देता है। सामाजिक जीवन में संकल्प व्यक्ति को उत्तरदायित्व का बोध कराता है। जब कोई व्यक्ति समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का संकल्प लेता है तब वह केवल अपने हित तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी तत्पर रहता है। दृढ़ संकल्प के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। यह सच है कि बड़े परिवर्तन हमेशा लघु संकल्पों से ही प्रारंभ होते हैं। व्यक्तिगत जीवन में संकल्प आत्म परिवर्तन और आत्म परिष्कार का माध्यम है। अवगुणों को त्यागते हुए सद्गुणों से युक्त स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए संकल्प नितांत आवश्यक है। परिवर्तन केवल इच्छा शक्ति से नहीं घटित होता है बल्कि दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से संभव हो पाता है। जब व्यक्ति जीवन को सुंदरता और सार्थकता प्रदान करने के लिए स्वयं से वचनबद्ध होता है तभी आप देखिए वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह भी एक कटु सत्य है कि संकल्प को बनाए रखना आसान नहीं होता है। समय और परिस्थितियां उत्साह को छीड़ता की ओर अग्रसर करती हैं, बाधाओं को बढ़ा सकते हैं, एक काम और पर्यटन के तारतम्य को भी बाधित करते हैं। ऐसी दशा में आत्मचिंतन और आत्म प्रेरणा आवश्यक हो जाती है। व्यक्ति को संकल्प का स्मरण कर उसके उद्देश्य को फिर से समझते हुए कर्म की निरंतरता को किसी भी तरह बनाए रखना चाहिए और संकल्प जितना स्पष्ट और दृढ़ होगा लक्ष्य को साधना उतना ही आसान होगा। कहा जा सकता है कि संकल्प मानव जीवन की वह आधारशिला है जिस पर सफलता, चरित्र और सार्थकता का भवन खड़ा होता है। संकल्प के साथ साधारण क्षमता भी असाधारण उपलब्धियों को अर्जित कर सकती है। संकल्प व्यक्ति को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाता है। जीवन की प्रत्येक चुनौती संकल्प की कसौटी है और प्रत्येक उपलब्धि संकल्प की विजय है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में संकल्प की शक्ति को पहचानते हुए उसे लगातार विकसित करें और छोटे छोटे संकल्पों से आरंभ करते हुए धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें। जब संकल्प सशक्त होगा तब जीवन अपने आप ही सशक्त होता जाएगा। यही संकल्प की वास्तविक महत्ता है। क्या वास्तविक महत्ता है? ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। सुरक्षा और कूटनीति। ईरान संकट गहरा गया। अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के बीच उसने व्यावसायिक विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। भारत के लिए यह संकट केवल एक दूरस्थ आंतरिक उथल पुथल नहीं बल्कि पश्चिम और मध्य एशिया में रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक हितों में से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अमेरिका के साथ ईरान की कटुता को देखते हुए साफ है कि वहां के हालात बदतर होते गए हैं। ऐसे में नई दिल्ली में अपना राजनयिक दृष्टिकोण सतर्क और व्यवहारिक रखा है। भारत ने ईरान के राजनीतिक नेतृत्व के साथ संपर्क बनाए रखा ताकि रणनीतिक सहयोग को अल्पकालिक उथल पुथल से बचाया जा सके। अब जबकि हालात बेकाबू हो रहे हैं वहां फंसे 10,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनके अधिकारी विभिन्न इलाकों में जाकर भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें निकालकर स्वदेश लाने पर काम हो रहा है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वहां से अपने नागरिकों को निकालने की पूरी तैयारी पूरी है और शुक्रवार को पहला जत्था भारत पहुंच जाएगा। ईरान में सत्ता प्रतिष्ठान जनता और सूचना दोनों पर नियंत्रण खोने से चिंतित है। न सिर्फ नागरिकों का सवाल है, वहां के पूरे परिदृश्य ने भारत की चिंता हर तरह से बढ़ा दी। भारत की सबसे बड़ी चिंता चाबहार बंदरगाह परियोजना है जिसमें उसने करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। यह परियोजना पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रूस और यूरोप के एक रणनीतिक प्रवेश द्वार का काम करती है। ईरान में लंबे समय से जारी अस्थिरता इस परियोजना की समयबद्धता और रणनीतिक महत्व को खतरे में डालती है, विशेष रूप से चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन को। अशांत माहौल चीन को अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर भी दे सकता है और जिससे भारत की क्षेत्रीय और समुद्री स्थिति पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्षेत्रीय समीकरण के अलावा भारत की ऊर्जा हित भी दांव पर है क्योंकि ईरान में राजनीतिक उथल पुथल क्षेत्रीय ऊर्जा समीकरणों को बाधित कर सकते हैं और भविष्य के सहयोग को सीमित कर सकते हैं। नई चिंता ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क से जुड़ी है। इस साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, वह वैश्विक दक्षिण की आवाज उठाता रहा है, इस नाते उसकी भूमिका अहम हो जाती है। इसमें भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करे, वह भी
अभी ईरान के आंतरिक संघर्षों या महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में उलझे बिना तेहरान की स्थिति जटिल दिख रही है। भारत और ईरान के रिश्ते कभी विचारधारा से संचालित नहीं रहे। ये संबंध भूगोल, पहुंच और क्षेत्रीय संतुलन की जरूरत से बने हैं। ईरान में किसी भी तरह का बड़ा झटका भारत की वर्षों से साधी गई व्यापारिक राहों, कूटनीतिक समीकरणों और सुरक्षा गणनाओं को प्रभावित कर सकता है। यदि स्थिति और बिगड़ती है तो तेल बाजार में अस्थिरता, कीमतों में उछाल और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ना तय है। साथ ही शरणार्थियों को अप्रत्याशित भीड़ और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों में बदलाव की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता है। और चलिए एक बार ईरान को देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। देख रहे हैं आप लोग, एशिया में हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा प्यारा भारत, ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, इराक, ये फारस की खाड़ी, ये ओमान की खाड़ी, ये आप देखिए तेहरान इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। और ये रूस है, यूक्रेन यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये आप देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका है, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा। ये क्यूबा है, ये वेनेजुएला है, यहाँ के राष्ट्रपति को अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गिरफ्तार करवा लिया ना, उठवा लिया एक तरह से। कैरेकस इसकी राजधानी है। तो यहीं की बात हो रही है। ब्रिक्स की बात करें तो 26 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें मेंबर कौन कौन है तो आप देखिए, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रसिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें मेंबर देखने को मिलेंगे आपको, सदस्य। साइबर असुरक्षा, भारत में साइबर धोखाधड़ी नहीं थम पा रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? और आप देखिए, वर्तमान समय में इस अपराध के इतने स्वरूप के हैं कि पीड़ित व्यक्ति ठगों की साजिश को एक बार की समझ नहीं पाता और जीवन भर की कमाई लौटा बैठता है। यही वजह है कि साइबर अपराधी हर वर्ष लोगों को करोड़ों की चपत लगा रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच ने दावोस बैठक से पहले अपनी वार्षिक जोखिम रिपोर्ट में भारत में बढ़ती साइबर असुरक्षा को लेकर आगाह भी किया। ये WEF के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। WEF की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1971 में स्थापना हुई थी। मंच ने गलत सूचनाओं, भ्रामक जानकारियों के प्रसार पर भी चिंता जताई है। वहीं भारत के मामले में एक अध्ययन ने शीर्ष 5 जोखिमों की पहचान की है, जिनमें साइबर असुरक्षा को विशेष रूप से शामिल किया गया। दरअसल देश में इस असुरक्षा के लगातार बढ़ते जाने की एक बड़ी वजह यह है कि ठगों ने देश से लेकर विदेश तक अपना जाल बिछा लिया, और इस लिहाज से यह न सिर्फ तकनीकी समस्या है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है। चिंता की बात यह है कि हम साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए निगरानी तंत्र आज तक मजबूत नहीं कर पाए। नागरिकों में भी साक्षरता का अभाव दिखता है, और एक गंभीर समस्या डिजिटल रूप से बदले गए वीडियो और चित्रों की भी है, जो आज नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। और इसको लेकर भी विश्व आर्थिक मंच ने चिंता जताई है। ऐसे कई विवादित वीडियो सामने आ चुके हैं। अगर साइबर अपराधियों का हौसला बढ़ा तो यह व्यवस्था की खामी है। हैरत की बात है कि अपराधियों के संजाल तक पहुंचने की तमाम कोशिशों के बावजूद देश में साइबर असुरक्षा लगातार बढ़ती चली जा रही गई। आखिर क्या कारण है कि हम धोखेबाजी के असल ठिकानों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? भारत में इस असुरक्षा का जोखिम इसलिए भी गहरा है क्योंकि लोगों के पास सजगता और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने जैसे सीमित विकल्प ही हैं। दोहराए नहीं कि अब सरकार को सख्ती बरतनी होगी। साइबर अपराध के संजाल को तोड़ने का वक्त आ गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।